नमस्कार, आपका स्वागत है। तो हमने जैसा कि लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने विथड्रॉ किया और जो मेजर जनरल अकबर खान है वो पिंडी वापस गए। वहाँ से कुछ उन्होंने कोशिश की हेल्प लेने की और जो भी उनको हेल्प मिल सकी उन्होंने ली और फिर वो वापस जो है वो कश्मीर की तरफ चले गए। तो ये एक मेजर जनरल अकबर खान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे जो कि इस रेडर्स इन कश्मीर बुक में पूरी तरह से अंदर की बात बता रहे हैं। यानी कि वो बता रहे हैं किस तरह से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व थी, किस तरह से उन्होंने ट्राइबल्स को यूज किया और किस तरह से ट्राइबल्स को पूरी हेल्प नहीं दे पाए क्योंकि ब्रिटिश जो अ, जो ऑफिसर थे जो उस समय पे 1947 में अभी फिलहाल इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बैठे हुए थे, उनसे छुपते छुपाते इन्होंने ये पूरी इन्वेजन की थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके कारण फिर एक्सेशन इंडिया के साथ ले लिया कर लिया हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने। और यहाँ से ये बताएंगे कि किस तरह से पिंडी से ये जब अब वापस आए तो इन्होंने कितने एफर्ट किए, डेस्परेटली ये एफर्ट करना चाह रहे थे लेकिन किस तरह से ये फेल हो गए उसके बारे में पढ़ेंगे। 30 miles beyond Muzaffarabad, I pulled up in the front of barrier across the road. Who is there? Someone shouted from the darkness, from the bomb. Ruins of Chinari dank bungalow silhouette against the sky. Half a dozen men stepped into the road. They were member of स्वात आर्मी, यानी कि स्वात आर्मी के लोग उनको रास्ते में मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम हो कौन। Unlike the men from the tribal area, these are well-dressed, soft-spoken. Captain Rashid, the deputy commander, said they were 300 and had just arrived from the interior after helping in liquidating the state post at Bagh. Standing there, I also recognized the ancient car with a banner that I had seen a few days earlier on my trip to Srinagar. So it was to this group that the car belonged. यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये लोग ट्राइबल्स की तरह नहीं थे, ट्राइबल्स को की तरह मतलब मुंहफट नहीं थे। और बात इन्होंने आराम से की मेरे साथ। और वहां पे मैंने एक कार भी देखी जो कि पहले भी उन्होंने देखी थी, जब वो पहले श्रीनगर का उन्होंने ट्रिप किया था तब उन्होंने ये कार देखी थी और अब उनको समझ में आया कि अच्छा ये कार इस ग्रुप को बिलोंग करती है। Rashid was not fully aware of debacle near Srinagar. Explaining the situation to him, I asked if he would be willing to go forward where he could be of help. He was willing and promised that if allowed by their commander, he would take the men forward to Nirvi. He would wait for message from me. यानी कि राशिद से इनकी बात हुई और उनसे उन्होंने बात बोली कि क्या तुम आगे जाना चाहोगे, हेल्प करना चाहोगे वहां पे जो ट्राइबल्स वॉर चल रही है उनके साथ। और तो राशिद ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा लेकिन मुझे कमांडो से जो है वो ऑर्डर आ जाए और आप मुझे मैसेज भेजिएगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। Proceeding towards Uri, I thought it was very fortunate that these men were available. No one had told me about them. Perhaps no one knew they had been there. But Rashid had seemed quite enthusiastic, and this was somewhat different from the sort of impression I had been given of the situation in this area. यानी कि आप ये देखिए कि किसी को पता ही नहीं है, पूरी प्लानिंग इन्होंने ट्राइबल्स को भेज दिया लेकिन इनको यही नहीं पता कि हमारी जो स्वात आर्मी है वहां के लोग भी पहुंचे हुए। तो कितना मिसमैनेज विदाउट प्लानिंग या पूरा सिस्टम था इनका। और फिर ऐसा जब सिस्टम होता है कि आप विदाउट प्लानिंग विदाउट ऑब्जेक्टिव जब आप कोई इस तरह का एडवेंचर करते हैं तो उसका फेल होना जो है वो लाजमी होता ही है। Reaching Uri around midnight, I began searching for Khurshid Anwar, commander of Lashkar. The place was enveloped in a kind of dead silence. There was no barrier on the road, nobody to challenge one. All the buildings near the road were gutted and bombed. Some lorries were parked here and there. Their drivers had no useful information to give. The tribesmen were there. They said about Khurshid Anwar they did not know. So, with nothing else to go by, I began to search of the huts along the hillside one by one. Half an hour later, I came across
Major Aslam, late brigadier, who was here as a volunteer unknown to me। यानी कि आप देखें कि पहले भी जो स्वात आर्मी से मिले उसके बारे में भी नहीं इनको पता, जबकि इन्होंने पूरा प्लान बनाया था, इनको उसके बारे में भी नहीं पता। अब ये मेजर असलम मिले, जो कि अभी जब इन्होंने किताब लिखी उस समय उनकी डेथ हो चुकी थी, जो ब्रिगेडियर थे, उनके बारे में भी इनको पता था। यानी कि एक एक धड़े को दूसरे धड़े के बारे में पता ही नहीं है। जब इस तरह से आप, जब आर्मी बिना किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के काम करती है या इस तरह का प्लानिंग करती है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है ही नहीं, तो ऐसा रिजल्ट जो है वो मिलता ही है। इसीलिए आप देखें कि पूरा का पूरा इन्होंने उस समय पे ही, जो आज आपको दिखता है ना कि पाकिस्तान आर्मी में दो धड़े बंटे हुए हैं, एक प्रो इमरान खान, एक एंटी इमरान खान, ये आज से नहीं है, ये आप देखिए डे वन से किस तरह से वहां पे धड़े बने हुए थे। एक एक जो है वो प्लान कर रहा है, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस बंदे जो मेजर जनरल अकबर खान है, जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं है कि उनके अलावा और कौन कौन आया हुआ है वहां पे। यानी कि एक एक के खिलाफ साजिश कर रहा है, दूसरा दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है, और तीसरा तीसरे चौथे के खिलाफ साजिश कर रहा है, और एक दूसरे को बताए बिना जो है वहां पे पहुंचे हुए हैं। लाइक माई सेल्फ, he had no one under command, but he had some information. Earlier that day, or possibly the night before, an Indian brigade had reached Baramulla, and thus between them and the tribesmen at Uri, there was now a distance of some 30 miles. The stretch of territory between Baramulla and Uri, as I saw it, was the ideal ground for the tribesmen to operate in. It was completely mountainous, with a single narrow road going through it. This road, which the Indian would have to use for their passage, was closed in both sides. On one side by deep and rapid river Jhelum, uncrossable except by the 1 foot bridge existing halfway between Baramulla and Uri, and on the other side by steep and high mountain covered with trees and shrubs. The road was not a straight one, but winding and twisting every 200 or 300 yards, with a culvert every half a mile or so, and a mountain bridge every 2 or 3 miles। यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो माउंटेन एरिया है उसकी वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स मैन है वो छुप के बैठ सकते हैं, और जो इंडियन आर्मी है उसको ये अपने दिमाग में बना रहे हैं कि उनको रोक सकते हैं, कि यहाँ पे टेढ़ी मेढ़े रास्ते हैं, और एक साइड पे रिवर झेलम जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बह रही है, और दूसरी साइड पे माउंटेन्स हैं, तो दोनों साइड पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको रोड ही लेनी पड़ेगी, और जो रोड है वो भी बहुत पतली सी है और टेढ़ी मेढ़ी है। To make this road safe for the passage of troops, guns, and vehicles, the Indian would have to keep the tribesmen away from it, out of shooting, and raiding distance. And this was not the type of ground where such safety could be achieved by the usual method of establishing army pickets on dominating point on both sides of the road. These mountains were not bare enough, and the road not straight enough फॉर दैट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टेढ़ी मेढ़ी रोड्स होती हैं आप देखिए कि वहां पे लोग छुप के बैठ सकते हैं। दूसरा एक तरफ है माउंटेन है, वहां पे पेड़ वगैरह, पेड़ों में भी लोग छुप के बैठ सकते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए उतना इजी नहीं था यहाँ से जाना। ये मेजर जनरल अकबर खान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे हैं। Here with the road so winding and the hill so wounded, the tribesmen could be kept out only by a physical occupation of all the hills on the both sides. To do this in presence of tribesmen already here, the Indian would need, I thought, a huge force which was not there yet. So far as their one brigade was concerned, 200 or 300 mahasuds, if provided with arrangements, could keep inhabited where it was from many weeks. Yet the tribesmen had not stopped to do so। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके लिए अगर उनको यहाँ पे डोमिनेशन करनी है इस एरिया में, तो उसके लिए जो इंडियन आर्मी है उनको बहुत बड़ी फोर्स चाहिए, एमुनेशन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनका बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और टाइम के साथ साथ उनको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऐसा है कि ट्राइबल्समैन के
सपोर्ट में है, यानी कि वहां पे जो पहले से जो लोग बैठे हैं उनके सपोर्ट में वो एरिया जो है वो है। Neither had a single one of the numerous culverts bridge have been destroyed for delaying action, nor was there anyone on the road to offer any resistance. Only one small group of volunteers, formerly of INA, Indian National Army, remained on the road some miles away from the enemy, acting as a watching post. यहाँ पे जब आईएनए बोला जा रहा है ना, तो ये आईएनए जो मुस्लिम्स आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के जो रिटायर्ड लोग थे ना, जो वॉलंटियर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो लोग पाकिस्तान की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका मेंशन किया जा रहा है। कहीं यहाँ पे मतलब उसको मिसअंडरस्टैंड न कर रहे हैं जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली इस बुक को पहले पार्ट्स भी सुनेंगे इस प्लेलिस्ट के, तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन से इंडियन नेशनल आर्मी के लोग। तो ये जो पाकिस्तान साइड में जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो वॉलंटियर्स थे या जो जिन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल आर्मी में, वो लोगों ने जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साइड से लड़ रहे थे उनकी बात हो रही। तो यहाँ पे वो फिर से वो कहते हैं कि ये एरिया जो है ये सपोर्टिव तो बहुत है ट्राइबल्समैन के, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक और बात आगे बता दी कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि रेजिस्ट करें इंडियन आर्मी को। तो पहले भी आपको बताया था कि ट्राइबल्समैन जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें वो बता रहे हैं कि इस तरह से ट्राइबल्स जो है वो विद्रॉ करना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था कोई। तो उन्होंने ऑलरेडी ट्राइबल्समैन जो काफी सारे हैं वो विथड्रॉ करके चले गए थे। आगे चलते हैं। Obviously, the first thing to do was to destroy a bridge somewhere in order to put a stop between Uri and the Indians. Some demolition materials and a few men were needed for this. While these were being collected, I sent a message to Rashid of the Swat army to bring his men forward so that next morning they would be able to take up a defensive position. Then I would keep the tribal leader, the Savates, who were warlike scout-hearted as any, were nevertheless, as I knew, in the presence of generation without any first-hand experience of fighting against regular troops, and therefore they could not be expected to do what the Mehshus and the Afridis could do, but they would, I thought, do well enough in defensive role। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पे उनके पास इनफ लोग नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने वही जिनसे मिले थे ये आते वक्त राशिद जो थे उनको मैसेज भेजा कि वो अपने लोगों को लेके आ जाएं, ताकि यहाँ पे कुछ ब्रिजेस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि जो ब्रिज थे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो इंडियन आर्मी आती तो इंडियन आर्मी के लिए आगे कंटिन्यू चलने के लिए उनको जरूरी थे ब्रिजेस। तो जब वो लॉजिस्टिक जो होती है ना, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने आर्ट ऑफ वार में भी पढ़ा था, जो सुन तzu की मैंने बुक कवर की है, उसमें भी जो लॉजिस्टिक होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिकली डिफेंस आर्मी के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए वो कितने जरूरी होते हैं, ये आप सबको पता लग मतलब समझ आ गया होगा उस बुक में। और आज के प्रेजेंट टाइम में भी आप देखें कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में और जो बॉर्डर पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं, टनल्स, रोड्स वगैरह, वो भी इसीलिए कर रही हैं क्योंकि पहले वो जो आर्मी होती है, जो डिफेंस सिस्टम होता है, उनके लिए लॉजिस्टिक बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्योंकि मतलब कुछ लोगों को मैं अपने साथ लूंगा, जो ट्राइबल्स मैंने उनको अपने साथ लूंगा। यहाँ पे मेजर जनरल जो अकबर खान बोल रहे हैं कि मैं उनको अपने साथ लेकर इन ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और जो राशिद के साथ लोग आएंगे वो डिफेंसिव रोल, यानी कि वो बाय चांस इंडियन आर्मी आ गई तो उनके साथ वो लड़ते रहेंगे और हम जब तक ये ब्लॉकेज जो है वो कर देंगे। Some time later, we were ready to move. There were no demolition tool or dynamite and such things, but some petrol in the can and a few picks had been found. A dozen volunteers had come, and four tunnel. Fortunately, among them were also a sapper, a pensioner, Naik corporal, wearing 1914-18 pair of breeches.
Taking one lorry, we set out together toward Baramulla, all eyes glued to the road some distance ahead so that we should not run unawares into some enemy post. This caution, however, soon became unnecessary. A vehicle came rushing down the road from the enemy side, and it turned out to be an Indian army truck driven by a Mashood tribesman, who apparently finding himself left behind alone, had lain in ambush and then snatching a truck after silencing the driver with a dagger, had driven boldly through the enemy. According to him, the enemy was not on the move, and this meant we would have enough time to destroy a bridge. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, तब तक एक एक ट्राइबल्समैन, मसूद की बात कर रहे हैं, एक ट्राइब का नाम है यहाँ पे, उसका एक बंदा जो है वो इंडियन आर्मी के ट्रक को जो है जो ड्राइवर है, ट्रक के ड्राइवर को एक तरह से चाकू दिखा के जो है वो एक तरह से वो ट्रक लेकर इस तरफ को भागा आ रहा था, और उन्होंने आके इनको बताया कि जो जो इंडियन आर्मी है वो इतना ज्यादा अभी उतना आगे नहीं बढ़ी है। तो मेजर जनरल अकबर खान को लगा ठीक है, चलो मतलब हमारे पास एक इनफ टाइम है कि हम ये ब्रिज जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकें, ताकि उनकी जो प्रोसीडिंग है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। फाइंडिंग अ सुटेबल ब्रिज सम डिस्टेंस फ्रॉम बारामूला, द मेन set to work upon it, and by the daybreak there was at last large enough gap in it to prevent the passage of vehicle. But the the Nulla was not deep enough and its bank not steep enough to prevent a diversion. So the few men had to be left at the side to be able to snipe at the enemy when they came. I hope that these men would gain a few hours for us, perhaps the whole day, if they were determined enough. But of course, that was doubtful in existing circumstances when withdrawal was in the air. Men at the front feared with some justification that other might depart and leave them in the lurch. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने कुछ हद तक तो तोड़ा, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं, जैसे इन्होंने पहले ही बोला, ना तो डायनामाइट है, ना कोई ऐसी एमिनेशन थी कि ये ब्रिज उड़ा सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा बहुत बीच में गैप डाल दिया, मतलब तोड़कर गैप डाल दिया, ताकि जो व्हीकल है वो एटलीस्ट ना चल पाए। पैदल वाले लोग तो निकल सकते हैं अभी भी, लेकिन जो व्हीकल है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो जब मतलब इस तरह से टूटी हुई चीज पे अगर हैवी व्हीकल्स चलेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उनके उनके ऊपर इम्पैक्ट हो जाए। लेकिन स्टिल उनको इतना पता था कि इतना मुश्किल नहीं है, इतना सा मतलब ब्लॉक कर भी देंगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा इंडियन आर्मी के लिए क्रॉस करना। तो उन्होंने कुछ लोगों को वहां पे बिठा दिया कि एटलीस्ट ये कुछ हद तक उनको रोक पाएंगे। लेकिन जैसे कि बार बार पहले भी हमने चैप्टर पढ़ा है कि जो ट्राइबल्स मैन थे वो ऑलरेडी जो है वहां से विड्रॉ कर रहे थे, धीरे धीरे ऑलरेडी कर रहे थे। On the way back, I selected a good area for a defensive position, which I thought the Swati would like when they came. Here I felt they could hold up the Indian for several days. The message had gone by telephone, as old telephone line along the road still exists. The distance was only 40 miles, so I expected Rashid to be arriving any minute now. This, however, was not to be. Rashid did not come. Instead, a message came to say that the commander of the Swati, who had gone to Swat, had not yet returned. A man, however, had been dispatched to Swat to get his permission. Unfortunately, was 30 miles away. So that was that. यानी कि जो राशिद जिसके जिसके सपने देखकर इन्होंने पूरा पूरा प्लान बना लिया था, वो आया ही नहीं। वहां का जो कमांडर था वो दूर था, उससे कांटेक्ट नहीं। अब आज के समय वाला टाइम तो था नहीं वहां पे कि व्हाट्सएप पे पूछ लेते कि हाँ हम भेज दें यहाँ से लोगों को, तो वो टाइम तो था नहीं। तो जो वहां से जो राशिद है वो आया नहीं, क्योंकि उसको अपने कमांडर से जो है वो ऑर्डर नहीं मिला। कमांडर जो है वो गया हुआ था 300 माइल दूर, और यहाँ पे केवल 30 मील दूर तक इंडियन ट्रूप्स थी। तो मतलब ये सिचुएशन थी, इनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। बैक एट उरी, इट वाज नाउ टाइम टू मीट द ट्राइबल्समैन एंड देयर लीडर कर्नल A.S.P. Shah, secretary frontier region, who had promised to introduce me, had not arrived। यानी कि आप देखें कि जो
और ये आपको इस बुक में जगह जगह पे मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ जो है जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो अथॉरिटेटिव रजीम होती है ना, उसके अंदर पावर टसल जो है हमेशा चलती रहती है। जब जब ऐसी ऐसी आर्मी आप बना लेंगे ना, ऐसा सिस्टम बना लेंगे जहां पे जो एलीट है वो अकाउंटेबल ही नहीं है, क्योंकि आपने ट्राइबल्समैन को एक तरह से रेडिंग कराई थी वहां पे, ठीक है। आपने कोई ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया था कि हम, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया था कि हम जो है वो अटैक करेंगे जम्मू कश्मीर पे। तो इसके कारण क्या होता है, जब आप ऑफिशियली स्टैंड नहीं लेते हैं, जब आपका जो स्टेट सिस्टम है वो स्टैंड नहीं लेता है, तो फिर कोई भी, चाहे चाहे वो खुर्शीद अनवर हो, चाहे वो पहले हमने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने केस बैकस्टैब कर दिया, ये लोग हों, कुछ लोगों ने, जैसे खुर्शीद अनवर का एग्जाम्पल है कि उसने तो इस समय इसलिए 2 दिन बर्बाद कर दिए कि मुझे जब तक कंफर्म नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट मिलेगी बनेगी उसके अंदर मेरा क्या रोल होगा या मुझे क्या लीडरशिप मिलेगी, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेगी, ये उसका रिजल्ट होता ही होता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि अथॉरिटेरियन रजीम को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोग फिर अकाउंटेबल नहीं रहते हैं, और जब वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं तो वो इस तरह के ब्लंडर्स ही करते हैं। So with him or without, they had to be faced. Being a Pathan myself, I did not accept any particular difficulty, and I was also familiar with their fighting method because 10 years earlier, as an officer in British Indian Army, I had been involved in fighting against them for 2 years in the tribal territory, but here I did not know any of them and they did not know me. So it was a total strangers that we had to meet, and they soon had me concerned with a volley of question. Who was I? I told them. Had the government sent me? No. Were any troops coming to help me? No. Had I brought any weapon or ammunition? No. Did Pakistan want Kashmir or not? Yes. मतलब आप देखिए कि इसमें कोई भी आंसर यस नहीं है, केवल इतना आंसर है कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। मतलब ऐसा होता है कभी कि कोई स्टेट जो है वो किसी चीज का कोई ऑब्जेक्टिव है, आपने उसमें एफर्ट नहीं डाला, आपका कोई प्लान है, आपने कुछ कुछ नहीं उसमें एफर्ट डाला, ना आपने उसमें लोग भेजे, ना आपने ह्यूमन रिसोर्स लगाया, ना आपने पैसा लगाया, ना आपने कुछ लगाया, लेकिन आपको चाहिए। मतलब ये कभी ऐसे प्लान सक्सेसफुल हुए? और ये आप वर्ल्ड ओवर में देखिए, वर्ल्ड ओवर में ऐसे प्लान्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ना जिनका ना ऑब्जेक्टिव हो, जिनकी ना प्लानिंग हो, जिनका ना ही कोई जिसको ना ही आप अनअपोलोजेटिकली स्टैंड लेते हो। तो ये क्वेश्चंस और आंसर समझकर ही आपको पता चल जाएगा। Then why could it be not sent artillery and aircraft to front as India had done? And why was the army not there? After all, it was being paid for the job. I tried to explain the legal position, but it was no good. Then why had I gone there only to advise them? मतलब आप देखें कि वो लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया ने तो अपनी आर्टिलरी एयरक्राफ्ट सब कुछ भेज दिए, उनको उनका एक्सेशन हो गया तो उन्होंने स्टैंड ले लिया, आप लोग क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हो? जो पूछने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल्स मैन है, वो तो पूछेंगे ना। तो आप ये समझिए, ये इसीलिए मैं बोलती हूँ ये जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये फेल हो जाता है। और ये हमने इसी बुक में पहले भी देखा किस तरह से ट्राइबल्स मैन जो है, जब उनका मन उब गया, जब उनको पता लग गया कि सामने इंडियन आर्मी आ गई है, तो उनका मन उब गया, तो वो वहां से जो भी उनको लूटपाट करनी थी वो लूटपाट करके चले गए। तो ये उम्मा वाला कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये केवल और केवल हमारे दिमाग में, एज अ हिंदू मैं बताना चाहती हूँ, हिंदूज के दिमाग में भरा हुआ है कि हाँ उम्मा होती है, ये एक है, ये एक है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में।
No, I said I had not gone there to advise them. Like them, I was only a volunteer. I spoke about what issue of Kashmir meant to us as Muslim and Pakistanis. Rhetoric, rhetoric, rhetoric. Rhetorics पे objectives gain नहीं किए जा सकते. Then I spoke about what we Pathans were, what we had come to do, what was expected of us, what our own honor demanded. I was getting fairly excessive with my own speech until I noticed that I was not cutting much ice, though many heads were politely nodding in assent. They had heard this before. Now it seems somewhat late in the day, not without reason. यानी कि ये उन लोगों को, उन ट्राइबल्समैन को ही यहाँ पे बता रहे हैं कि उन लोगों को ही उन लोगों के अंदर ही पुश नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को ही अपना जो पर्सपेक्टिव है या अपना ऑब्जेक्टिव है उनको ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे. After all, what I was asking them to do was to start again a fight which they had stopped, and I was asking them to do so without bringing into the situation the least bit of addition any sort, nor even the promise of any, that I was a sort of fellow they could get along with. They might have begun to feel, but that was all. I could not be enough. I was not a representative of government, nor the army, nor even a political party or a tribe. I had no weapons, stores, or money. और मैं ये हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई पावर नहीं है, ना तो आप पॉलिटिकल पार्टी से हो, ना आपके पास आइडियोलॉजिकल कोई पावर है, ना कोई आपके पास पॉलिटिकल पावर है, ना आपके पास पैसे की पावर है, तो आपको कोई नहीं सुनेगा. लेट बी क्लियर, जिसके जेब में पैसे नहीं होते भाई, उससे कोई ज्ञान नहीं लेता. However, the matter could not be left there. As a soldier knowing army method, I felt sure that in those hill guns and aircraft did not make much difference, and that even a smaller number of tribal men could with their own rifle alone stop the Indian troops. यानी कि यहाँ पे एक बात आपको इस चैप्टर के बीच में मैं फिर से बोल रही हूँ, आप एक चीज ध्यान पे रखे कि वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया. अगर लोकल्स इनका सपोर्ट करते तो इस समय ये ऐसी बातें कर रहे होते. लोकल्स ने इनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, किसी लेवल पे इनका सपोर्ट नहीं किया. I told them so. This was at last begun to interest them a bit. Tactics they liked discussing, they were beginning to feel that I knew something. Among those at Uri, there were many Mashhoods from Waziristan and Afridis from Tira, excellent fighting men, but not at present in the mood to stay on. On the rest, many were Pathans from the settled district of Peshawar, Murdan, and among these I was pleasantly surprised to find my elder brother too. Many of these men, however, were equipped only with shotguns, pistol, other similar inadequate weapon, but as they were willing to cooperate, I gave them to task of guarding the camp and posting men on the hill to fire at the aircraft. They could, of course, do no damage to the aircraft, but I thought this would arouse the fighting spirit, and the pilot would at least see that they were being resisted. ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये उनका कोई मूड, यहाँ पे इनकी बातों से क्लियर पता चलता है कि ट्राइबल्समैन का कोई मूड नहीं था. डेस्परेटली ये एफर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी उतना पॉजिटिव नहीं आ रहा था. एक और चीज आप देखें, यहाँ पे वजीरिस्तान से लोग आए थे ट्राइबल्समैन जो फाइटिंग करने के लिए. हालांकि ये गलत था, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, वजीरिस्तान से आए हुए हैं, पेशावर से आए हुए हैं, मर्दान से आए हुए हैं, तिरबा से आए हुए हैं, लेकिन कोई पंजाबी नहीं है. पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी, पंजाबी मुस्लिम आपको कोई नहीं है कभी दिखा यहाँ पे, और ना ही वो कभी दिखेगा. इस बात को याद रखना, ये मैं एज अ पंजाबी बोल रही हूँ, वो कभी भी नहीं दिखेगा. This did some good. The idea of having a task to do after many hours of lethargy immediately created a stir in the camp. When the next aircraft came over, a few of us took it on from the center of the camp, and many others began to stand up and shoot back. Half an hour later, while our discussion were still going on, three aircraft came over and they were fought back shoutly, even though they wounded some men and battered the place thoroughly, including the hut I had settled as a headquarters.
I thought that this little interlude was all for the better. The atmosphere was becoming more warlike. The urgency of the situation was obvious, and I was pressing for a final decision by the tribesmen. Cochin Anwar had already gone. They had to make up their minds. At midday, the leader asked for more time to confirm their men alone. For the present, to my delight, one Masood leader, Khone Khan, with his 19 men volunteered to accompany me to attend to the urgent task of strengthening our party at the Brocken Bridge. So off we went toward Baramulla again. At 2 p.m., coming with view of bridge, we could see that an Indian armed car had halted on the other side, but some infantry had crossed over and were coming forward along the hillside. Our Sapper and his men were still there, and Khone Khan's party was here just in time to help. This was the first time I was seeing the tribesmen in action at close quarter. To see them would be delighted the heart of any infantryman. What we tried for years to instill into our troops was like second nature with these men. Their eye for ground, their immediate dispersal, their speed, concealment for as per textbook. Even though within second an aircraft comes traveling and shell began to land around, the tribesmen were already far and away. Seeing a footbridge across the river on our left, half of them rushed over to the other side and ran up along the river, screened by the blounders. This was a good move because Indians were all on this side and the tribesmen would be able to get at them a flank. In a few minutes, their volley of sniping began. It came upon the forward Indians all at once from three sides, the front and the both flanks. They must naturally have thought the position to be many times larger than the actual number, and they moved no further. I thought they would halt there for a long time because the presence of tribesmen would make them very cautious. At sunset, they would probably withdraw behind the bridge for fear of being ambushed, and the next morning they would first send out patrols, later proceed to make a proper plan of attack in accordance with usual army procedure. With any luck, this would give us a whole 24 hours, and by then we should have a defensive position ready. सो आई वेंट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये अपनी अजम्पशन पर जो है वो पूरा इनका फोकस था कि इन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो इंडियंस हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो उस तरफ ही रहेंगे और वो सिर्फ पेट्रोलिंग होगी, उसके बाद ही इस तरफ आएंगे. तो इस पूरे सिनेरियो को अज्यूम करके कि ठीक है यहाँ पे कुछ लोग हैं पुशबैक करने के लिए, तो मैं चला जाता हूँ उरी और फिर यहाँ पे ये लोग देख लेंगे और हमारे पास 24 घंटे हैं. तब तक जो वो लोग हैं अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया कि तब तक जो ट्राइबल्समैन जिनको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कन्विंस हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा. So I went back to Uri to see how the tribals' confederation were going on. It was still a seesaw affair. One moment they were willing, and the next moment they were not. The main concentration still was not that they were unhappy about the absence of secure base. They felt that troops should hold one decent position across the road, and then they would happily go all over the country to hunt the Indians. This requirement I was unfortunately not in position to fulfill, and so although discussions still went on, they were becoming less fruitful. Again, Ummah concept zero. Ummah concept zero. ये जो 80 भी मुसलमान थे, तो 80 भी मुसलमान यहाँ पे काम नहीं आया. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज हिस्ट्री की बुक उठा के पढ़िए कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट कभी भी ज्यादा देर तक नहीं चला है. ठीक है, कुछ देर तक सेंटिमेंट्स हाई हो तो आ जाते हैं लोग, लेकिन अब नजर में आता है कि नहीं, इसमें कुछ हमारे साइड हमें यूज किया जा रहा है या हमें एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है. तो ट्राइबल्समैन को यही दिख रहा था. तो फिर वो उम्मा का जो एक हाई एक्साइटमेंट होता है या इमोशन हाई होता है ना, वो नीचे हो जाते हैं. At sunset, the Indian were still near the broken bridge, perhaps 70 to 50 miles from the Pakistan border. But our few volunteers, as well as Khone Khan and his men, withdraw as soon as it was dark because they did not want to remain alone. So there was no one left in front of the enemy. यानी कि सबके सब चले गए. खोने खान भी चला गया जो एक
बंदा माना था वो भी चला गया. At Uri at this time, the one thought that was uppermost in everyone's mind was that complete withdrawal from the Kashmir. It was now looked inevitable and everyone was restless. By the end of the first hour after sunset, most of the people had gone into their transports and departed, and the rest were getting ready to go. I still continue to hope that ultimately perhaps 100 odd men might stay on. 100 mixed individuals, armed only with rifle, under no discipline, no tribal ties, could not be considered any kind of match for the Indian column of regular troops, probably more than thousand strong, proceeded by armed cars and supported by artillery and aircraft. Yet, I would have been happy enough with 100 men because the physical conditions were favorable for delaying tactics. If we only could gain time, help was bound to arrive in due course. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चले गए, केवल 100 लोग बचे, वो भी कुछ कुछ लोग ट्राइबल्समैन के, कुछ एक ट्राइब के लोग बच गए, कुछ एक ट्राइब के लोग बच गए, कुछ एक दो वहां से बच गए. इस तरह से कुछ लोग 100 के करीब लोग बचे और वो उनके पास भी कोई एम्युनिशन नहीं था. लेकिन इन्होंने इस चीज को देखा कि ठीक है, यहाँ पे जो है पहाड़ वगैरह है, छुपने का तरीका है, रोड्स वगैरह बहुत छोटी छोटी है, तो हमें थोड़ा टाइम जो है वो मिल जाएगा. But this hope too was not fulfilled. The withdrawal continued, and with it, hope was going to. Uri was rapidly becoming a deserted town of broken huts and paddocks. There had probably been more than 1,000 people at Uri. Some had held out hope of cooperating. Some had made promises. Some had even got into their lorries, started toward the enemy, but then changed their mind and turned back. Now they were all pulling out. Only a few showed some last minute concern and curiosity. Wasn't it time for me to go to? Did I mean to stay on after they left? What would be the good for them? But this was all. They did not want to wait any longer. The tempo of the homeward rush was increasing. They had to hurry, so they went. At 9 p.m., the tail lights of the last departing vehicle disappeared in the distance, taking stock of what was left. I discovered that in rush, my staff officer, Captain Tasikuddin, and the wireless set had also gone, bearing about a dozen people. Nothing remained. The volunteer, the tribal men, other Pathans had all gone, and so had Rashid's 300 Swatis from Chinar earlier in the evening. My mission has ended in complete failure. 24 hours of desperate effort lay in the dust. But I did not think I could go back yet. I had already, as it were, burnt my boats behind me by adopting the name of General Tariq. I had no pretension to that great name, but I felt it would provide an inspiration as well as conceal my identity. Tariq, 12th century earlier, upon landing on the coast of Spain, had burned his boat. यहाँ पे यानी कि इन्होंने जनरल तारिक इन्होंने अपना एक अलग से नाम यानी कि अपना ओरिजिनल नाम ये इन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की, इसलिए अपने आप को ये जनरल तारिक बता रहे थे. अब जनरल तारिक इन्होंने कहाँ से नाम लिया था? जनरल तारिक नाम जो है इन्होंने अपना वही पुरानी हिस्ट्री यूटोपियन कॉन्सेप्ट से जो है वो इंस्पायर होके, भाई वो जो स्पेन में हुआ था वो उस टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है. अब 1947 का टाइम अलग था, लेकिन स्टिल आप देखिए कि तारिक वर्ड जनरल तारिक उन्होंने कहाँ से लिया था? वो स्पेन वाले पे कोई स्टोरी जो है वो बीच में अपना कोई फिक्शन भी ऐड करके ये स्टोरीज जो है प्रमोट की जाती है, उन स्टोरीज को इन्होंने को दिमाग में रखते हुए अपना नाम जनरल तारिक लगा लिया. Tariq, 12th century earlier, upon landing on the coast of Spain, had burned his boat and and when told that it was unwise to have abandoned their only means to going back to their own country, had replied in the word of Akbar, every country is our country because it is our God's country. यानी कि हर देश जो है वो हमारा देश है, क्योंकि ये इस्लामिक यूटोपिया जो है उसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्योंकि हर जगह पे इस्लाम का झंडा जो है वो खड़ा करना है, तो ये हर कंट्री जो है हमारा कंट्री. इसीलिए आप देखें कि हमारे बहुत सारे जो नॉन लेफ्ट जो इंटेलेक्चुअल है वो हमेशा कहते हैं लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल को काउंटर करते हुए कि हम
ये हमारे यहाँ पे कहा गया था कि हम भारत जो है वो प्लेट में सजाकर भी अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया दे देता, पास्ट की बात करते हैं कि अगर वो प्लेट में सजाकर भी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो पाकिस्तान को दे देता, तब भी पाकिस्तान जो है उसका पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वो एक इस्लामिक यूटोपियन रेडिकल कॉन्सेप्ट से जो है इंस्पायर्ड है। तो इसलिए इस चीज को आराम से ना लें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इस बुक को खुद से पढ़िए, आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेल कीजिए और इस बुक को मुझसे ले लीजिए, मैं आपको मेल में भी इसकी पीडीएफ दे दूंगी। इस बुक को खुद भी पढ़िए और आप अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह से एक एक आज जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स है उसके लिए उसके रीजंस भी आपको इस किताब के अंदर दिख जाएंगे कि किस तरह से अलग अलग फ्रैक्शंस में एक दूसरे के अगेंस्ट कितना ओवर स्मार्ट प्ले किया। शुरू शुरू में बहुत सारा खुश थे लोग, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई कुछ नहीं, बस किस लिए करना है? इस्लाम के नाम पे करना है, बस इस्लामिक थियोलॉजी। 80 भी मुसलमान थे तो दूसरे भी मुसलमान, इस कॉन्सेप्ट पे ये जो है वो पूरा सिस्टम चला। और आज देखिए कि इस कश्मीर के नाम पे जो है वो पाकिस्तान किस तरह बर्बाद हो गया। और एज एन इंडियन मैं चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान है वो स्टिल कश्मीर कश्मीर करे, क्योंकि वो जितना कश्मीर कश्मीर करेगा वो उतना और फेल होता जाएगा, उतना और मिट्टी में मिलता जाएगा। तो इसी के साथ आज की स्ट्रीम जो है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।